नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। हमारे पास विवाह से जुड़े बहुत से प्रश्न आते हैं, तो हमने सोचा कि आज विवाह के विषय पर ही एक वीडियो बना लिया जाए कि विवाह के योग कब आते हैं। वैसे तो विवाह के योग देखने के कई तरीके, कई सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं 3 से 4 सूत्रों की आपसे बात करूँगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि आपके जीवन में विवाह के योग कब कब बनते हैं। पहला सूत्र, शुक्र जिस राशि में हो उसके स्वामी की दशा में। ये लग्न चक्र है। लग्न चक्र में यहाँ पहले मैंने 9 लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये पहला चतुर्भुज, पहला भाव है। भाव हमेशा एक जैसे रहते हैं, राशियाँ या गिनतियाँ बदलती रहती हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से जानकारी दी है। अगर आपने न देखी हो तो एक बार वो भी देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ मैंने लिख दिया है राशि, राशि अंक और उनके स्वामी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। शुक्र जिस राशि में हो उसके स्वामी की दशा में। शुक्र आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ अंक कौन सा लिखा है? 6। इसका मतलब ये है कि शुक्र कन्या राशि में है। कन्या राशि में कैसे है? देखिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या। कन्या राशि में इसका स्वामी कौन है? बुध। यानी शुक्र जो है वो कन्या राशि में है और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। शुक्र जिस राशि में हो उसके स्वामी की दशा में, यानी बुध हो गए यहाँ के स्वामी, इस राशि के स्वामी, यानी कि बुध की दशा में इस जातक का विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। ठीक है, ये हुआ पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, गुरु जब चंद्र राशि में गोचर करें। चंद्र राशि वो होती है, जब आप अपना लग्न चक्र देखेंगे वहाँ चंद्रमा जिस अंक पर बैठा होगा उस अंक को यहाँ देख लीजिए, वही आपकी राशि होगी। यहाँ पर 8 अंक लिखा है, चंद्रमा है, यहाँ 8 लिखा है, ये वृश्चिक, यानी इस लग्न चक्र के अनुसार चंद्र राशि वृश्चिक होती है ना। तो गुरु जब चंद्र राशि में गोचर करें, गुरु जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो इस जातक के विवाह होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। इंटरनेट के माध्यम से आजकल आसानी से पता लग जाता है कि गुरु किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी कुंडली में सूत्र को लागू करें तब आप भी गुरु का गोचर देख लें कि गुरु किस राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा सूत्र, सप्तमेश, पंचमेश, एकादशेश की दशा में। अब इस लग्न चक्र की बात करेंगे। सप्तमेश मतलब 7वां भाव, उसका ईश यानी स्वामी। यहाँ 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर स्वामी मंगल, तो मैंने यहाँ मंगल लिख दिया है। पंचमेश 5वें नंबर पे गिनती कौन सी है? देखना यहाँ से है, क्योंकि पहला भाव ये है, गिनतियों से लेना देना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। पंचमेश कौन हो जाएंगे? 11 नंबर के स्वामी शनि, तो यहाँ देखिए शनि लिख दिया। एकादशेश यानी 11 नंबर, 11 नंबर यानी 11वां भाव। एकादशेश मतलब 11वें भाव के जो स्वामी हो, तो ये देखिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर स्वामी कौन है? सूर्य, यहाँ सूर्य लिख दिया है। ठीक है, शनि मंगल सूर्य की जब दशाएं चलेंगी तब इस जातक का विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि सप्तमेश, पंचमेश, एकादशेश की दशा जब चलेगी उस सूरत में इस जातक के विवाह होने के योग बनेंगे, ऐसा सूत्र कहता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। 7वें भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो तो उस स्वामी ग्रह की दशा में। 7वें भाव का स्वामी, यहाँ हम अलग अलग लग्न चक्र इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये न लगे कि सिर्फ 9 नंबर ही पे सब बात बता दी गई, या सिर्फ 5 नंबर पे, या सिर्फ 7 नंबर पे। अलग अलग हम आपको बता रहे हैं। 7वें भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो तो उस स्वामी ग्रह की दशा में विवाह होता है। 7वें भाव का स्वामी यहाँ कौन हो गया? मंगल। कैसे हो गया मंगल? यहाँ देखिए 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर देखिए वृश्चिक राशि, स्वामी कौन? मंगल। तो मंगल जब, क्योंकि ये सप्तमेश हो गया मंगल, जब शुक्र में, शुक्र कहीं पे भी हो सकते हैं,
ये उदाहरण है, यहाँ सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा हुआ है। शुक्र यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो, शुक्र यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। शुक्र के साथ जब सप्तमेश यानी मंगल बैठे होंगे तो जिस घर में ये दोनों साथ होंगे वहाँ देख लीजिए नंबर कौन सा लिखा है। देखिए यहाँ 5 नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का स्वामी कौन? सूर्य, है ना। सिंह राशि होती है तो स्वामी सूर्य हो गए। सूर्य की दशा में इस लग्न वाले जातक का विवाह होगा, जो सूत्र कहता है। शुक्र के साथ सप्तमेश जिस घर में बैठा हो उस घर का राशि स्वामी कौन है, उसकी दशा में विवाह होगा, ऐसा सूत्र कहता है। अगले सूत्र की बात करते हैं। शुक्र चंद्रमा में जो योग कारक हो, यानी कि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा में जो आपको बेहतर फल देते हों, जो आपके लिए अच्छे हों, उसकी दशा में आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। चंद्रमा और शुक्र में से बेहतर फल कौन दे रहा है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से इसको जान सकते हैं। और यदि आपको पता है तब तो शुक्र और चंद्रमा जो भी बेहतर होगा, कुंडली में अच्छा ग्रह आपको फल दे रहा होगा, उसकी दशा में आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। एक बात आपको यहाँ और बता दें कि जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष हो या फिर कोई अन्य ऐसा दोष जो विवाह में बाधक बन रहा हो, तो उन पर जो भी सूत्र मैंने बताए ज़रूरी नहीं कि वो लागू हों। क्यों? क्योंकि ये सभी सूत्र जिन कुंडलियों में दोष नहीं होते उन पर तो लागू हो जाते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि ये सभी सूत्र उन कुंडलियों पर लागू हो जाते हैं जिनमें दोष ना हो, लेकिन जिनमें दोष है, विवाह में अड़चने हैं, उन पर ये लागू हो इसकी संभावनाएं थोड़ी घट जाती हैं। ठीक है, इसलिए कुंडली में अगर मंगल दोष है या फिर कोई अन्य दोष है तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करिए। अगर आपको पहले से पता हो तो उसका उपाय कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो हम आपके लिए आगे भी बनाते रहेंगे। अगली बार नए विषय, नई उमंग के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जो भी कार्य क्षेत्र होगा आपका वो शनि से जुड़ा ही होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि अधिकता किसकी होगी। पहले हमने लग्न सूर्य चंद्रमा से देख लिया कि 10-10 स्थान गिन के कितने नंबर आए, इन नंबरों के मालिक कौन थे, यानी ग्रह स्वामी कौन, स्वामी ग्रह कौन थे, यहाँ देख लिया। उन स्वामी ग्रहों को यहाँ देख लिया, उन नंबरों को लिख लिया, उन नंबरों के अकॉर्डिंग इनके स्वामी को लिख लिया, और इन तीनों में से ये देख लिया कि अधिकता किसकी है, वो शनि की है। इन दोनों के मुताबिक यहाँ शनि की अधिकता है कार्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, अधिकता का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब इस शनि का ही हमें यहां देख लेना है कि कौन से कार्य जो है करने चाहिए हमें।